हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मनीष वर्मा जी हैं, जो आईएएस से लेकर अब नेता तक का सफ़र तय कर चुके हैं, क्योंकि हाल ही में इन्हें जो है जेडीयू का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और दायित्व देते ही पहला सवाल सर मैं सीधा आपसे यही कहना चाहूँगी कि कहा जा रहा है कि आप नीतीश जी के अगले सक्सेसर या उत्तराधिकारी के रूप में ग्रूम किए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी में एंट्री हुए मात्र 48 घंटे 9 तारीख को मैं पार्टी ज्वाइन किया हूं और मैं इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे नेता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने अल्प समय में मुझे इस लायक समझा कि मुझे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। ये उनका बड़प्पन है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। और उन्होंने जो दायित्व दिया है, जो समझ के दिया है, उसको मैं निभाऊंगा बढ़िया से। रही बात उत्तराधिकारी और ये सब, तो उत्तराधिकारी तो राजतंत्र में होता है। राजाओं के युग में होता था कि बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता था। न मेरी कोई ऐसी स्थिति है, न कोई। मैं तो अभी कहीं एक नौकरी में था, उसके बाद छोड़ करके नौकरी से आया हूँ। कहाँ ये उत्तराधिकारी की बात होती है? और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को डिसाइड करना है कि उनकी कौन सरकार होगी, कौन उसके शासक होंगे, कौन, तो ये जनता को डिसाइड करना है। यहाँ पर किसी के उत्तराधिकारी बनाने नहीं बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सारी चर्चा बेमानी है। मैं भी 2-3 दिन से देख रहा था कि ये चर्चा पूरा मीडिया में घूम रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको उत्तरदायित्व दिया जाएगा सर कल को, तो फिर आप कहिएगा कि मीडिया ये पहले से ही बोल रहा था। ये भी तो हो सकता है कि 2025 के चुनाव से पहले पहले की तैयारी पार्टी कर रही है। देखिए, 2025 की तैयारी हम जरूर कर रहे हैं और करेंगे बढ़िया से, बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं चूँकि मुझे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बनाया गया है, तो नेचुरल है कि मेरा काम है कि पार्टी को मजबूत करूँ ज़मीनी स्तर पे। तो बोथ हमारा जो जिम्मेदारी है राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पर, कि बिहार में हमारी पार्टी और मजबूत हो। यो पार्टी का काम है कि सरकार और जनता दोनों के बीच में सेतु का काम करती है। जनता की समस्याओं को पार्टी जो है सरकार तक पहुंचाती है, उनके मुद्दे सरकार तक पहुंचाती है, और सरकार का जो सॉल्यूशन है वो जनता तक पहुंचाती है। ये काम में कितनी मजबूती आए, इसके लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। तो जो मुझे अभी जिम्मेदारी मिली है, उसका सीधा मतलब है कि पार्टी को मजबूत करना। उस काम में मैं लगूंगा और लगा हूँ। सर क्योंकि आप आईएएस रह चुके हैं, तो ये सफ़र तय करने की आपने कैसे सोची? जैसे आपसे कहा गया था नीतीश जी ने, या आपके मन में आया क्योंकि आप अधिकारी रह चुके हैं, आपने क्लोजली जो है राजनीति और पॉलिटिक्स को देखा होगा, तो आज आप खुद ही पॉलिटिक्स में हैं। और सवाल ये कि जो आईएएस होते हैं फिर वो रिटायरमेंट लेके नेता बन जाते हैं, ये भी एक इसका एक प्लस पॉइंट भी, एक माइनस की तरह भी इसको देखा जाता है। इस पर क्या सोच? देखिए, मेरा मामला कुछ अलग है। मैं पहले उड़ीसा में काम करता था, बिहार से अवश्य हूँ, कैडर मुझे उड़ीसा मिला था। 2011 तक मैंने उड़ीसा में काम किया, 3 जगह पे जिलाधिकारी रहा हूँ। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि काफ़ी नक्सल प्रभावित जिला उस समय हुआ करता था, जहाँ से डीएम की किडनैपिंग भी हुई थी, उस जगह पे 3 साल रहा। उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग हुई, नेक्स्ट पोस्टिंग हुई कंधमाल में हुई। कंधमाल जिला था, वहाँ पर राइट्स हो गए थे, काफ़ी बड़े पैमाने पे जातीय दंगे हो गए थे। उस दंगे के दौरान ही मुझे वहाँ पे पोस्ट किया गया था, और पूरा 6 महीने मुझे लगा पूरा का पूरा मामला सुलझाने और ये सब करने में। कई 10,000 घर जला दिए गए थे, उनको करके फिर से दोबारा उसका निर्माण करा करके लोगों को हमने वहाँ पे शिफ्ट कराया। इस तरह की जिम्मेदारी थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। और बालासोर में लास्ट में था, 1.5 साल करीब बालासोर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ। तो इस तरह से उड़ीसा में सारा काम किया है। उसके बाद जो है, चूँकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो मैंने कोशिश करके डेपुटेशन लिया। कई बार मेरा डेपुटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। कोशिश करके मैं गया। पिताजी हमसे ये बोले कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे। तब मेरे लगा कि नहीं भाई, किसी तरह से जाना है, तो मैं बिहार पहुंचा। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल कहिए कि बाहर प्रदेश से एक अफसर आता है, उसको उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। पूर्णिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया, वहाँ पे काम किया। उसके बाद उन्होंने पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए थी कि जब बिजली की स्थिति में सुधार लाने की बात हुई, तो उन्होंने बिजली का काम जो शुरू करवाया था, तो उस दौरान मुझे उन्होंने 3 कंपनियों का एमडी बनाया था।
और चूँकि हम तो लालटेन युग में पढ़े हुए हैं, जिस समय लालटेन ही चलता था, कुछ बिजली आती नहीं थी, अंधेरे का समय था पूरा। उस समय जो हमने जो महसूस किया और मुझे लगा कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमने पूरे बिहार में बिजली के पूरा प्रसार के लिए उसका नेटवर्क बनाने के लिए काम किया उस दौरान। तो इस दौरान मुझे पूरा बिहार घूमने का मौका मिला, सब कुछ देखने का मौका मिला। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से जो वायदा किया था कि हम बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और नहीं लाएंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, बताइए किस सरकार ने किस जगह पे इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया। पूरे देश की मैं बात करता हूँ कि मैं ये करूँगा, नहीं तो वोट मांगने नहीं जाऊँगा। मैं जब ये बात सुना था तो मेरे मन को झकझोर दिया कि ये होता है डेमोक्रेसी, जिसमें नेता है जनता से बात करता है, जनता से वादा करता है और उसको पूरा करता है। जो काम को पिछला 70 साल में इतनी सरकार मिल के नहीं कर सकी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 3 सालों में उस काम को पूरा करके दिखाया। पूरा बिहार जगमग हुआ, हर गांव पे हर घर में बिजली पहुंची। ये बताइए क्रांतिकारी काम नहीं हुआ? जब हमको ये लगा कि इस तरह का व्यक्ति है, और हम तो पहले से प्रशंसक रहे हैं, बिहार को हमने देखा है 2005 से पहले भी और बाद भी देख रहे हैं। और जब देखा कि कितना बदलाव हुआ है, कैसा लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, किस प्रकार से सड़कें बनी हैं, पूरा सड़कों पुलियों का जाल बिछ गया है सब लोगों में, और सब चीज़ें जो बेहतर की तरफ हो रही है। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 10% से अधिक रहा है। तो इतना सारा काम जो हो रहा है बिहार में हम देखते रहे हैं, और बाद में उसमें हमको जुड़ने का मौका मिला। 2016 से मैं 21 तक माननीय मुख्यमंत्री का सचिव रहा हूँ। विभिन्न विभागों का मैंने मॉनिटरिंग किया, पॉलिसी निर्माण में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरह से बिहार के प्रगति से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। और बाद में 2021 के बाद एकाएक ऐसा लगा कि भाई डेपुटेशन ख़त्म हो गया, अब आपको उड़ीसा जाना है। तो मन में एक दुविधा हुई कि यार बिहार के लिए, किसी भी बिहारी के लिए मैं कहूँगा यार, मेरे लिए खास करके ये बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि इतना दिन तक बिहार में काम करते रहे, एकाएक आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। तो बड़ा ये लगा कि भाई कि फिर जाना पड़ेगा, छोड़ो, नौकरी तो चलती रहेगी, हम नौकरी छोड़ देते हैं, बिहार में रह के काम करेंगे। उसी समय एक क्षण आया, डिसाइड किया कि भाई कि आगे ज़िंदगी चलनी है, नौकरी होना है। 21 साल नौकरी कर ली, बहुत कर ली, अब जो है हमको बिहार ही के लिए काम करना। बिहार में रह गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने फिर मुझे 2 पदों पे रख दिया कि सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव के रूप में 2 पदों पे उन्होंने रख दिया, और पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मुझे लगा कि ये समय उचित है कि मैं अब इस काम को छोड़ के सीधा जनता का काम करूं, तो जनता से जुड़ने का मौका जिसमें मिले, तो इसीलिए मैंने अपनी पार्टी जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और सर आप बात कर रहे थे बिहार में डेवलपमेंट की, और जिस तरीके से आपने भी कुछ विभागों में उसमें काम किया। बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर 13 पुल गिर चुके हैं 3 हफ्तों में। बिहार एक ऐसा राज्य भी है जहां पर नीट परीक्षा के पेपर लीक का जो नेक्सस है वो पनप रहा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये 13 पुल जो गिरने की बात हुई, विपक्ष ने बहुत ज़ोर से उठाया और जगह जगह मीडिया में हाईलाइट हुआ। लेकिन जब ये जो मामला दिखता है तो ऐसा लगता है पूरा क्योटिक हो गया, पूरा गड़बड़ी है। लेकिन जब आप इसके तह में जाइए कि हुआ क्या है, जब तह में जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि 6 पुल जो है, जो एक ही नदी पे था, गंडकी नदी कहते हैं, और उसमें एक परियोजना चल रही थी, नदी जोड़ परियोजना। आप जानते हैं कि नदियों को जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए चैनल बनाया जाता है, डीपिन किया जाता है और उसको चौड़ा किया जाता है। तो ये काम चल रहा था वहाँ पर। वहाँ के इंजीनियर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको चाहिए था कि जो भी पुलिया है उसका प्रॉपर बंदोबस्त करते, उसको सुरक्षित रहने का उपाय करते, उसका प्रोटेक्शन मेजर लेते। लेकिन उन्होंने ये काम में लापरवाही की, और जो हमारा काम नदी जोड़ पर किया है, वो तो उन्होंने काम किया, गड्ढा किया और उसे साफ सफाई की, लेकिन इस काम को जो प्रोटेक्शन देने का काम था उसे नहीं किया, तो लापरवाही किए। तो इसी कारण आप देखिए एक पर्टिकुलर नदी में ही क्यों हुआ, और इसी वर्ष क्यों हुआ। पानी तो आ रहा था, कई सालों से ये ब्रिज खड़ा था, ऐसा तो नहीं कि नया बना था, उस समय पुराना ब्रिज था ये सब। तो ये सब जब गिरा तो इसका कारण साफ था कि ये जो साफ सफाई हुई, जो उसमें चौड़ीकरण किया गया, गहरीकरण किया गया नदी जोड़ परियोजना के तहत,
उसमें इन्होंने लापरवाही बरती, इसलिए विभाग ने पूरी तरह से उस पर कार्रवाई की है। जो इंजीनियर उसमें लगे हुए थे, जिन्होंने ये प्रोटेक्शन नहीं लिया, उस पर पूरी कार्रवाई हुई है। लापरवाही क्यों? ये तो करप्शन का मामला दिखाई देता है, क्योंकि 13 पुल गिर जाना 3 हफ्तों में थोड़ा सा अचंभित भी करता है, और बिहार में जहाँ पर डेवलपमेंट की बात एक साइड में होती है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। 13 पुल का 6 पुल का मैंने बताया, 3 पुल और भी हैं जो ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित हैं। तो वहाँ पर भी जब देखा कि 3 पुल जो गिरे हैं वो क्या है, निर्माणाधीन पुल है, शटरिंग लगा था, बीच में ये था। उनको चाहिए था कि नदी जो बरसात के समय उससे पहले सारा चीज़ खोल खाल करके ले जाएं, ठीक से कर दें, उसके बीच में कोई काम ना करें। आप तो जानते हैं कि जून महीने के बाद काम नहीं होता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि इसी का है कि बरसात में। लेकिन लापरवाही वहाँ भी की कि जब अब अभियंताओं ने जब ये लापरवाही की है या कॉन्ट्रैक्टर ने लापरवाही की, तो उस पर कार्रवाई होगी। उनको चाहिए था कि इस दौरान कोई कंस्ट्रक्शन न करे। ये काम चल रहा था, अभी पुल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये गिरने की बात नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन पुल जो है उसको जो है उसी दौरान पानी आ गया, शटर गिर गया। तो ये लापरवाही उनसे हुई है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर इस तरह के मामले आए हैं वहाँ पे इस तरह का काम सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ से आप देखिए कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो ऐसे ही उछाल रहे हैं कि लगता है सब तहस नहस हो गया, कुछ बचा नहीं, ये हो गया वो हो गया। कारण मैंने आपको बता दिया, और इसके लिए सरकार के तरफ से पूरी विज्ञप्ति जारी की गई है, प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें सब कारण स्पष्ट किया है कहाँ पे क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल उसमें दिया हुआ है। आप उस डिटेल में जाएंगे तो सारी स्थिति आपकी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो विपक्ष जो कह रहा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप जब 15 साल सरकार में थे तो आपने कौन सा पुल पुलिया बनाया? अरे आपके सरकार में तो एक पुल पुलिया बना ही नहीं, तो गिरेगा क्या? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब अभी पिछले 17 महीनों में जब आप मंत्री थे, आप ही के दल के मंत्री थे, आप ही जो आरोप लगा रहे हैं वही मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? कौन सी पॉलिसी बनाई? हम लोग जो है पहले से बात कर रहे थे कि पुल पुलियों की अलग से पॉलिसी बनेगी, और इसके लिए आरसीडी विभाग में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में पुल पुलियों का मेंटेनेंस पॉलिसी बनी। आप ग्रामीण कार्य विभाग में भी थे, आपने कौन सी पॉलिसी बनाई? आपने कौन सा इनिशिएटिव लिया? तो जो काम करना चाहिए था वो तो किया नहीं, और बाद में खाली उछालने लगे मानव कि ऐसे गिर रहा वैसे गिर रहा। अरे आपने क्या स्टेप लिया जब आप खुद ही मंत्री थे? तो कुछ नहीं किया। अब हमारी सरकार इस पे पुल का जो ग्रामीण कार्य विभाग है और जल संसाधन विभाग है, यहाँ भी पुल के मेंटेनेंस पॉलिसी लेके आ रही है। उसको ढंग से मेंटेन किया जाएगा और पुल को बढ़िया से देखभाल किया जाएगा। सर, नीट के पेपर लीक पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के जो इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिहार में पेपर की लीक हुई थी, कई लोग सीबीआई की इंक्वायरी में अब गिरफ्तार भी हुए हैं, और नेक्सस फैलता ही दिखाई दे रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं तो खुद एक छात्र रहा हूँ, आईआईटी की परीक्षा दी थी और उसमें सफल हुआ। लेकिन उस समय भी यदि ऐसा होता तो किस जो मेहनत करते हैं उनके साथ कितना बुरा होता। तो नेचुरल है कि बहुत सीरियस मामला है, और इसमें क्या है कि एक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। जैसा जो उद्भेदन हुआ पता चला, एक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। इसके कुछ लोग है बिहार से हैं, कुछ लोग बाहर के भी हैं, सब लोग जुड़े हुए थे, झारखंड से भी कुछ लोग हैं। तो इन लोग जो है, ये गिरोह जो है अपराधी किस्म के हैं, इनका काम ही है इस तरह का काम करना। जब इनका यही है, जब पूरी ये प्रक्रिया, पूरी जांच प्रक्रिया सीबीआई के माध्यम से किया जा रहा है, पहले तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया और उसमें भी कई लोग दोषी पाए गए सब, और बाद में मामला जब सीबीआई के द्वारा है तो और डिटेल से इसकी जांच हो रही है। हमें चाहिए कि पूरा का पूरा मामला, पूरा नेटवर्क इसका उद्भेदन करें, और जो दोषी हैं उनको पूरी तरह से हम सज़ा दिलवाएं। उन पे बाद में भी मॉनिटरिंग रखें कि यदि इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक बार गलती नहीं करते, एक बार वो अपराध नहीं करते, बार बार अपराध करते हैं। ऐसे इन अपराधियों पे आपको लगातार नज़र रखनी पड़ेगी कि उनकी क्या एक्टिविटी आजकल चल रही है, और फ्यूचर में भी ये गिरोह सिर्फ नीट का ही नहीं करता होगा, ये और सब में मुझे लगता है कि और सब मामले में भी इनका हाथ रहा होगा। क्योंकि नेचर होता है, जब जो चोर होते हैं, जो जिस तरह के अपराधी होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का अपराध जो होता है वो बार बार करते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल चोर है ना, वो बार बार मोटरसाइकिल ही चोरी करेगा। कोई शटर काट करके चोरी करता है, वो शटर काटेगा। जो पेपर लीक कराता है वो बार बार यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वो पेपर लीक करने का।
तो ये सब अपराधी, इसको पहचान करनी बहुत ज़रूरी है, और इसको पहचान करके फ्यूचर में भी जो सज़ा हम दिलवाएं, सज़ा ख़त्म होने के बाद भी इस पर नज़र रखी जाए। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो बड़ी मछलियां होती हैं इस पूरे गिरोह में, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है और इसीलिए वो ये काम बार बार करते रहते हैं। नहीं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ, पुलिस से भी मामले आते रहते हैं, वो देखा हूँ। जो मैंने बताया कि अपराधियों का अपराध का एक नेचर होता है, और अपराधी जो है एक टाइप के अपराधी होते हैं, खास उनकी मन स्थिति होती है। यदि उनका क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़िएगा तो जो एक टाइप का एक व्यक्ति होता है जो एक टाइप का अपराध करते रहता है, और पता नहीं क्या उनमें रहता है कि बार बार जो उसको रिपीट, आप जेल भेजिए, जेल से जैसे निकल के आते हैं फिर वो शुरू कर देते हैं, एज इफ मतलब कि उनको इसके स्किल डेवलप हो गया है और उसी टाइप का वो काम करते हैं। तो इन सब अपराधियों पे है कि बराबर नज़र, बराबर पर्यवेक्षण करते रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को खास करके ये वाला चीज़ है, इस तरह का जो चीज़ है जो बहुत छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें हमको पूरी तरह से नज़र रखना होगा, भविष्य के लिए हमको बहुत सचेत होना होगा, और जहाँ जहाँ भी लैकुना है, जहाँ भी हमारे सिस्टम में थोड़ा भी लचर पचर है, उसको हमको दुरुस्त करना होगा। तो हम लोग जो भी है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो नीट की परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाती है, NTA है उनका संस्थान, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ भी गैप है, थोड़ा भी मिला होगा, उसको लूप होल को भरने का काम करेगी। सर, आखिरी सवाल यही है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की डिमांड को लेकर कब तक ये पूरा होगा, और आगे के इसको लेकर राजनीतिक कदम क्या आपकी तरफ से रहे? देखिए, ये बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना, ये बिहार के लोगों की आकांक्षा है, उनके मन की इच्छा है कि उनको इस तरह से स्पेशल स्टेटस मिले, ताकि बिहार के भी लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के चलें। जो हमारा जो आर्थिक पिछड़ापन है, उसके कारण हम लोग ने ये मांग रखी थी, और आर्थिक पिछड़ापन का कारण भी हिस्टोरिकल है। जो हम लोग के साथ, बिहारियों के साथ जो फ्रेट इक्वलाइजेशन और इस तरह की नीति अपनाई गई थी शुरू से ही, मिनरल हमारे यहाँ था और आप उस मिनरल को वेस्ट कोस्ट में उसी रेट पे दे रहे थे, उस तरह का। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन के कारण जो बिहार का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जहाँ पर जितनी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थे लग नहीं पाई, इसका दूरगामी परिणाम बिहार को झेलना पड़ा, और बिहार जो इतनी प्रगति कर सकता था उतना किया नहीं। तो इसका जो है, जो पिछड़ापन का भी कारण है, उसकी नीतियाँ ऐसी थी कि बिहार पिछड़ा रह गया। और जब अन्य राज्य प्रगति कर रहे थे तो बिहार में इस तरह की नीति लागू हो गई, केंद्र सरकार ने लागू की थी, कि जिसमें पिछड़ा रह गया। अब क्या है कि जब हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें, बिहार आगे 10% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, लेकिन कितनी भी कोशिश की जाए, ये बेस का डिफरेंस इतना है, हमारा जो पर कैपिटा GDP है वो इतना कम है कि यदि हम ग्रोथ भी 10% 14% से भी करें तो हम मैच नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको एक्सेलरेटेड ग्रोथ में जाना पड़ेगा। किस तरह से हम ग्रोथ को एक्सेलरेट कराएं कि ताकि हम उस स्टेटस पर पहुँचें। तो ये स्पेशल स्टेटस का डिमांड है, ये ग्रोथ को एक्सेलरेट कराने का डिमांड है, ताकि बिहार में इंडस्ट्री लगे, उनको इंसेंटिव मिले, लार्ज पैमाने पे इंडस्ट्री लगे, और इससे जो है बिहार जो है आगे बढ़ेगा, लोगों को सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए जदयू तो पहले ही से कमिटेड है। जदयू ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने रामलीला मैदान में इसके लिए बहुत भारी रैली की थी, पूरा बिहार से उठा करके लोगों को यहाँ पर ला करके पूरा रैली किया था, पूरा मोबिलाइज किया था। तो उसके लिए इतना काम किया। फिर जो भी सरकारें केंद्र सरकार में रही, पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी, वहाँ भी उन्होंने पुरजोर ढंग से मांग रखा, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया। अब जब NDA की सरकार थी उस समय भी रखा था माननीय नीतीश कुमार। ये तो हमारा सब समय से रखा हुआ है, और इस बार भी जब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वहाँ पर इसको अप्रूव किया गया, इस पर मुहर लगी। ये हमारा स्टेटस है, हमको बिहार राज्य में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये खाली हमारी पार्टी की बात नहीं है, पूरे बिहार के लोगों के सेंटिमेंट की बात है। यदि मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, और बिहार के लोगों का जो चिर परिचित जो उम्मीद है वो पूरी होगी। तो यदि नहीं मिलता है सर, तो नहीं मिलता है तो हम कोशिश करते रहेंगे जब तक को हम इसमें सफल ना हो जाए। इसका कोई राजनीतिक परिणाम NDA को झेलना पड़ेगा? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा कहेंगे कि भाई कि जो गठबंधन की सरकार है केंद्र में, इसको विचार करे, और यदि और अभी नहीं मान ले कि आप, मैं इस पर क्यों चर्चा करूं, कि लेकिन आप इसके लिए कुछ अवश्य कीजिए। हम लोग का ये मांग है,
और जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन कई मुद्दों पे होती है, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा भी एक मुद्दा है। गठबंधन सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं हुआ है, कई मुद्दों पे हुआ है और पूरा एक कॉमन पॉलिसी बनी है। हम लोग इतने सालों से बिहार में सरकारें चलाते आ रहे हैं और इसका लाभ जनता को मिला है। तो गठबंधन सिर्फ इसी बात पे नहीं है कि भाई कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन बिहार के लोगों की आकांक्षा है, हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों का ये डिमांड पूरा हो। तो एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि जो एनडीए की सरकार है और आप भी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, ज़्यादा नहीं चल पाएगी या ज़्यादा नहीं चलेगी, इस पर क्या कहेंगे? भाई विपक्ष के लोग हैं, उनका तो हमेशा इच्छा रहता है कि सरकार ना चले, वो आ जाए सत्ता में, लेकिन उनको जनता ने नकार दिया तो हम क्या करें। जब एनडीए की सरकार बन चुकी है, अब हर कोई चाहता है भाई कि, वो कहते हैं ना कि कसाई के मनाने से गाय तो नहीं मरती, खाली अपनी इच्छा कर लें तो उससे थोड़ा ना होता है कि भाई ये उनकी इच्छा ज़रूर है कि टूट जाए, ये हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है और वो मनाते रहें, बैठ के अपना शोक मनाते रहें। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।